सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, और अगर नहीं भी अच्छी चल रही है तो पक्का आज से बहुत अच्छी चलने वाली है। और मैं कमिट करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। ठीक है, तो इसी कमिटमेंट के साथ शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशंस फॉर योर सीए फाइनल ऑडिटिंग सब्जेक्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अमेंडमेंट, तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एज सच देयर आर नो मेजर अमेंडमेंट्स इन ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिट के अंदर ज्यादा कुछ मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने ध्यान रखनी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस इन दिस नवंबर 20, राइट? होपफुली द एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू टेक प्लेस इन नवंबर 20, सो लेट अस गो बाय दैट होप। सो जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 20 को एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, आपको अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि देखो यार, ये एक बहुत ही स्पेशल अटेम्प्ट है बिकॉज दिस इज अ मर्जर ऑफ टू अटेम्प्ट्स। ठीक है, दिस इज अ मर्जर ऑफ टू अटेम्प्ट्स। इनिशियली आपका जो एग्जाम था वो May 20 में शेड्यूल्ड था, दैट गॉट कैंसल्ड एंड नाउ वी आर हैविंग एग्जामिनेशंस अगेन इन नवंबर। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है कि May 20 के लिए इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट रिलीज करा था वो अमेंडमेंट्स भी आपके लिए एप्लीकेबल है, और नवंबर 20 के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स रिलीज करे हैं वो अमेंडमेंट्स भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो एज सच आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कि May 20 के अंदर अगर इंस्टीट्यूट ने कहीं भी अमेंडमेंट्स इशू करा था विया आरटीपी और मे बी न्यू टॉपिक्स इन स्टडी मटेरियल और मे बी यानी सर्कुलर, तो वो सारा कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ नवंबर के लिए अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ एडिशनली एप्लीकेबल किया तो वो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगेन जो आपको मेहनत करनी है वो मेहनत ऑलरेडी हम कर चुके हैं आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई बनाने के लिए। तो देखो May 20 के अंदर अगर हम बात करें तो ऑडिट के अंदर जो मेजर अमेंडमेंट्स आए थे फॉर May 20, जो कि अब नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आया था, एक नया टॉपिक ऐड हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग करके। उसके बाद ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ था एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। दोज वर द मेजर अमेंडमेंट्स दैट इनिशियली केम फॉर May 20, जिसका अमेंडमेंट वीडियो मैंने उसी टाइम आपको प्रोवाइड कर दिया था। 1 घंटे का अमेंडमेंट वीडियो है, 61 मिनट्स का अमेंडमेंट वीडियो है, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव अमेंडमेंट शीट भी आपको प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें 16-17 पेज के अंदर सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड थे। तो May 20 के अमेंडमेंट्स के लिए आपको दोबारा इंस्टीट्यूट की आरटीपी खोलने की जरूरत नहीं है, राइट? यू डोंट नीड टू ओपन द आरटीपी, या यू डोंट नीड टू इवन ओपन द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट फाइल दैट द इंस्टीट्यूट हैज रिलीज फॉर नवंबर 20, बिकॉज सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो May 20 का जो अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था वो अब नवंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। उसके लिए आपको 1 घंटे का वीडियो देखना है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, उम्मीद कर रहा हूं कि जब May 20 का एग्जाम शेड्यूल्ड था तभी आपने वीडियो देख लिया रहेगा, अमेंडमेंट फॉलो कर लिया रहेगा। अगर नहीं देखा तो अब देख लेना, 1 घंटे का है। ठीक है, अगर आपने रिसेंट क्लासेस वगैरह परचेज करी है तब भी मोस्ट लाइकली May 20 के ये अमेंडमेंट्स उन क्लासेस में कवर्ड रहेंगे, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो या किसी और फैकल्टी से ली हो। बट फिर भी एडवाइजेबल है यार, देख लेना, 1 घंटे की तो बात है, 17 पेज का तो शीट है, मुश्किल से 1 घंटे की बात है, तो क्यों रिस्क लेना? अगर कर भी रखा हो तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अब इसके अलावा नवंबर 20 के लिए आप देखोगे तो एडिशनली सिर्फ 3 अमेंडमेंट्स हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं, ओनली 3 अमेंडमेंट्स, नथिंग मोर। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और ये 3 अमेंडमेंट्स करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर ऑडिट में बिल्कुल अमेंडमेंट्स नहीं है। May 20 के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट रिलीज किया था, 61 मिनट्स का वीडियो अवेलेबल है मेरा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस वीडियो को चुपचाप देख लेना, 17 पेजेस का अमेंडमेंट शीट फॉलो कर लेना साथ में। और नवंबर 20 के लिए एडिशनली ये 15 मिनट का वीडियो है, खाली ये 15 मिनट के वीडियो को देख लेना। इसमें एडिशनली क्या क्या बातें हो रही हैं मैं आपको बता देता हूं, और हमारा ऑडिट का अमेंडमेंट खत्म हो जाएगा। आपको ऑडिट का अमेंडमेंट के लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है फॉर द नवंबर 20 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो यहां पे मेनली देखना कंपनी ऑडिट के अंदर अमेंडमेंट्स हैं। पहला, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में चेंज है, चेंज किया, एक छोटा सा चेंज है, माइनर चेंज है। दूसरा, सेक्शन 143 का जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसमें एक एडिशन है। और तीसरा, नफरा के अंदर एक छोटा सा एडिशन है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्यों रेलिवेंट है? बिकॉज जगह जगह गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बातें की गई हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सेक्शन 139 के अंदर हु अपॉइंट्स द ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, 139 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 7, ये सारा कुछ हम देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक केस स्टडी बना के दे देता है, आईसीआई एक केस स्टडी बना के दे देता है। फर्स्ट डिटरमाइन वेदर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट, एंड देन कमेंट कि हु इज गोइंग टू अपॉइंट द ऑडिटर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन का बात करोगे तो गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या था कि गवर्नमेंट कंपनी एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है भैया इसमें कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। कौन सा गवर्नमेंट, सीजी या एसजी?
कंपनी का नाम क्या? गवर्नमेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी बोला क्या? स्टेट गवर्नमेंट कंपनी बोला क्या? नहीं बोला ना, मतलब समझ आ रहा है, सीजी भी हो सकता है, एसजी भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब कोई भी डेफिनेशन जिसमें 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, या तो पार्टली स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल या मोर देन दैट, 60% भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। अगर 100% हो गया तो वो होली ऑन गवर्नमेंट सबसे कंपनी हो जाएगा। तो 51% या 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल ऐसा भी हो सकता है कि सीजी होल्ड कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 51% या 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल एसजी होल्ड कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 26% पेड अप शेयर कैपिटल सीजी होल्ड कर रहा है, 26% एसजी होल्ड कर रहा है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो तो वो 51% से ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली वो क्या बन जाता है? गवर्नमेंट कंपनी बन जाता है। और सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी डीम करते हैं। ये सारी चीजें हमने सेक्शन 2 क्लॉज 45 में पढ़ रखा है। अब चेंज क्या है? चेंज खाली इतना है, बोला है कि देखो पेड अप शेयर कैपिटल की जगह आप वोटिंग राइट कंसिडर करो। पेड अप शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग राइट कंसिडर करो अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इश्यू कर रखे हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। बिकॉज देखो नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी मेंबर्स के वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इश्यू करती है तो वहां पे वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि एक मेंबर के पास, एक मेंबर जिसको शेयर दिया गया सेम कंपनी का, उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट हो और दूसरे के पास कम वोटिंग राइट हो, एक डिफरेंशियल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल यूज करना सही नहीं रहेगा, वोटिंग राइट सही यूज करना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो बोला कि अगर कंपनी डिफरेंस शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करती है तो गवर्नमेंट कंपनी को डिटरमाइन करने के लिए कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, आप 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लोगे, 51% ऑफ वोटिंग राइट लोगे, दैट्स इट। मतलब डेफिनेशन क्या बन गया? गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग राइट इज हेल्ड बाय द सीजी और एसजी और पार्टली बाय सीजी और एसजी। अगर कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर रही है। इशू नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत है नहीं, पहले जैसा कहानी है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक केस स्टडी बना के भी वो आपको दे सकता है, एमसीक्यू में भी दे सकता है, तो क्वेश्चन कैन कम। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अगला इंपॉर्टेंट जो एडिशन है, अमेंडमेंट है, एडिशनल रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग से मैं कहता आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 143 पूरा रिपोर्टिंग का सेक्शन है, याद करो। 143 सबसेक्शन 1 6 इंक्वायरीज, ऑडिटर को 6 इंक्वायरीज करना है। 143 सबसेक्शन 3 मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में काफी सारी चीजें शामिल करनी है, काफी सारी चीजें इंक्लूड करनी है। अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा ABCD दीपिका पादुकोण, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अबाउट ABCD दीपिका पादुकोण। उसके बाद अगर हम बात करें तो 143 सबसेक्शन 11 के अंदर कारों की रिपोर्टिंग है। 143 सबसेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरा का पूरा सेक्शन 143 रिपोर्टिंग वाला सेक्शन है। उसी रिपोर्टिंग के अंदर 143 सबसेक्शन 3, जहां ऑलरेडी काफी चीजों के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना था, उसमें एक रिपोर्टिंग और ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? बोला 143 सबसेक्शन 3 के अंदर आप जो भी रिपोर्ट करते थे, ABCD दीपिका पादुकोण, फॉर्मूला था हमारा याद करने का। ए से ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट, accounting standards complied or not, adverse remark relating to the maintenance of books। बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करा है कि नहीं करा है। सी से कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं है। डी से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। तो ये सारा कुछ रिपोर्ट करते थे ऑलरेडी अपन, उसमें एक रिपोर्टिंग और ऐड कर दिया। बोला ये भी रिपोर्ट कर दीजिए कि अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है तो रेम्यूनरेशन का सेक्शन कौन सा है, बताना मुझे। रेम्यूनरेशन का सेक्शन कौन सा कंपनी लॉ के अंदर? सेक्शन 197, जहां रेम्यूनरेशन की लिमिट्स दी गई है कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकता है। तो अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है whether those remuneration are being paid in accordance with section 197 read with schedule 5, that's it, राइट। तो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर एक एडिशनल रिपोर्टिंग ऐड कर दिया। जो पहले था वो अब भी है, एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और ऐड कर दिया कि अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि वेदर दैट रेम्यूनरेशन इज पेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 197 दैट इज रेड विद शेड्यूल 5, जहां पे हम रेम्यूनरेशन का लिमिट स्टडी करते थे। 11% ओवरऑल रेम्यूनरेशन, 1%, 3%, 5%, 10%। उन लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहीं डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, PFI वगैरह का डिफॉल्ट है तो अप्रूवल भी चाहिए, वो सारा कुछ स्टडी किया था हमने। तो बोला कि भैया एज ए ऑडिटर आप जब ऑडिट करने जा रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है तो चेक कर लेना कि रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 के हिसाब से है कि नहीं है, और 143(3) के अंदर रिपोर्ट कर देना। लेकिन सर मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि ये रिपोर्टिंग मैंने पहले भी स्टडी किया है।
आपको इसलिए याद आ रहा है बिकॉज कारो के अंदर ऑलरेडी इस बारे में रिपोर्टिंग है, कारो के अंदर ऑलरेडी मैनेजर रेम्यूनरेशन के ऊपर रिपोर्टिंग है कि द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज पेड द रेम्यूनरेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 197 रेड विद शेड्यूल 5। तो सर अगर कारो के अंदर ऑलरेडी रिपोर्टिंग है तो वापस से रिपोर्टिंग लाने का क्या जरूरत पड़ा, बिकॉज कारो सारी कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होता, 143 सबसेक्शन 3 सारी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है। लॉ मेकर को लगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो दोबारा से 143 सबसेक्शन 3 में भी रिपोर्ट कर दो, क्या दिक्कत है भैया, एडिशनल रिपोर्टिंग कर दो। तो कारो के अंदर तो पहले से रिपोर्टिंग था, यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसा 700 की अगर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके अंदर जो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स था, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम कारो की रिपोर्टिंग करते हैं और कारो के अंदर मैनेजर रेम्यूनरेशन वाले पॉइंट की रिपोर्टिंग करते हैं, वो तो पहले से था। अब एडिशनल रिपोर्टिंग वहां पे क्या कर दिया, लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, डुअल रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस कर दिया कि 143 सबसेक्शन 3 के अंदर भी इस चीज के बारे में क्या कर दो, रिपोर्ट कर दो। यानी अगर अब आपको क्वेश्चन में देगा कि कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे किया है, एज ए ऑडिटर आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एज ए ऑडिटर हम 143 सबसेक्शन 3 के अंदर भी रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ अंडर द हेडिंग अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैराग्राफ भी रिपोर्ट करेंगे इन ऐसे 700। और कारो में तो रिपोर्टिंग है ही है, दैट इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर। डुअल रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस हो गया है। अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं 197 का एक अच्छा सा क्वेश्चन ऑडिट में पूछता, बिकॉज ऑडिट में पूछने से क्या होता है कि मैं लॉ के प्रोविजन को भी टेस्ट कर लेता हूं और ऑडिट के जो एडिशनल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस हैं वो भी चेक कर लेता हूं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम दिस पार्टिकुलर पॉइंट। और लास्टली आपको नफरा के बारे में याद रखना है कि सेक्शन 132 की बात करें तो हर एक ऑडिटर रेफर टू इन रूल 3 टॉक्स अबाउट क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स जिनको नफरा रेगुलेट करती है, ठीक है। तो एवरी ऑडिटर रेफर टू इन रूल 3 शैल फाइल ए रिटर्न विद द नफरा ऑन और बिफोर 30th सितंबर एवरी ईयर, 30th नवंबर एवरी ईयर इन फॉर्म NFRA 2। तो अगर आप ऑडिटर हैं उन कंपनीज का जो रूल 3 में रेफर्ड है उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद नफरा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद नफरा। अगर आप ऑडिटर हैं आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th नवंबर एवरी ईयर। डेट याद रख लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म नंबर कौन सा है, NFRA 2। उसके अलावा रूल 3 क्लास ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स गवर्नड बाय अथॉरिटी, रूल 3 के अंदर क्लॉज सी था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट हैं, उन सबको नफरा क्या करता है, रेगुलेट करता है। यहां पे सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के डेफिनेशन के लिए क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आजकल मर्जर्स वगैरह बहुत होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से मिल गया, तीसरा बैंक बन गया, एक बैंक ने दूसरे बैंक को एक्वायर कर लिया, तो जो करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक है वो भी इस क्लॉज के अंदर कवर्ड होगा, उसको भी नफरा रेगुलेट करेगा। सिर्फ इतनी सी बात कही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई भी कंपनी का ऑफिसर या कंपनी या ऑडिटर नफरा के रूल्स को फॉलो ना करे तो जो जनरल पेनल्टी का सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 450, वो वाला सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 450 की पेनल्टी लग जाएगी। और उसके अलावा एज ए ऑडिटर देखो पहले क्या था कि अगर अपन गिल्टी पाए जाते हैं ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट तो अपने को आईसीआई रेगुलेट करता था और आईसीआई अपने को सजा देता था, सेक्शन 21 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। लेकिन आज की तारीख में अगर एज ए ऑडिटर इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और इन द कैपेसिटी ऑफ फर्म मैंने प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया है या मेरे फर्म ने प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया है तो नफरा भी मेरे को सजा दे सकता है इन एडिशन टू द आईसीआई। नफरा भी क्या कर सकता है, मेरे को सजा दे सकता है। तो नफरा के पास पावर आ गया है कि इफ द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड तो नफरा यहां पे ऑर्डर दे सकती है, पेनल्टी इंपोज कर सकती है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो मिनिमम 1 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड इज द पेनल्टी दैट द नफरा कैन इंपोज। और अगर आप एक फर्म है तो पेनल्टी इंक्रीज हो जाएगा, मिनिमम 5 लाख रुपीज हो जाएगा और मैक्सिमम 5 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स हो जाएगा। तो देखना क्या लिखा है, impose penalty of not less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 times of the fees received in case of individuals and not less than 5 lakh rupees but which may extend to 10 times of the fees received in case of firms। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, पेनल्टी इंपोज करेगा ही करेगा नफरा। उसके अलावा नफरा क्या कर सकता है, फर्म के किसी मेंबर को या पूरे के पूरे फर्म को डिबेयर कर सकता है फ्रॉम बीइंग द स्टैट ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज और टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ ऑडिट ऑफ द कंपनीज। या फिर नफरा क्या कर सकता है, डिबेयर कर सकता है फ्रॉम प्रोवाइडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज अंडर सेक्शन 247। तो सेक्शन 247 के अंदर जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर भी चार्टर्स कैन बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, तो नफरा साथ में क्या कर सकता है, डिबेयर कर सकता है फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज अंडर सेक्शन 247 एज वेल। मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए।
तो आज की तारीख में प्रोफेशनली आदर मिसकंडक्ट करने पे नफरा भी सजा सुना सकता है। मिनिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम 5 टाइम्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। फर्म के केस में मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 टाइम्स। और साथ ही साथ डिबेयर भी कर सकता है मेंबर या फर्म को फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स, और फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन सर्विसेज अंडर सेक्शन 247 मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए। तो ये सिंपल अमेंडमेंट्स हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, इसके ऊपर एक केस स्टडी एमसीक्यू आ सकता है। एडिशनल रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, मैं एग्जामिनर होता तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर ड्राफ्ट करता। और तीसरी चीज नफरा के ऊपर ये छोटा सा एडिशन। इसके अलावा मेजरली हमने अमेंडमेंट्स डिस्कस किया था फॉर द May 20 एग्जामिनेशंस, जो अब आपके लिए November 20 के लिए भी एप्लीकेबल है, जहां पे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हमने नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो एडिशनल पॉइंट ऐड हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था, ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन के ऊपर, एनबीएफसी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। आपने चाहे भले ये वीडियो पहले देख रखी है, नहीं देख रखी है, क्लासेस रिसेंटली लिया है, बट फिर भी यार 1 घंटे का वीडियो है, देख लेना। 17 पेजेस का अमेंडमेंट शीट है, देख लेना। और ये 4 पेज का शीट है, इसको फॉलो कर लेना। साथ में 15 मिनट का वीडियो है, साथ में फॉलो कर लेना, एंड यू आर डन विद द ऑडिट अमेंडमेंट्स पार्ट। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फोकस सिर्फ इस चीज में करना है कि मेरे को अपना 100% देना है और मेरे को इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलना है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, अमेंडमेंट्स हो गया, रिवीजन हो गया, इसका टेंशन मत लो। अमेंडमेंट तुमको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, बेस्ट अमेंडमेंट वीडियोस, बेस्ट अमेंडमेंट नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। तुम्हारा टेस्ट वगैरह टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट होते रहता है। और अगर अच्छा टेस्ट आपको ज्वाइन करना है तो अपना mentor.com अवेलेबल है। रिवीजन के लिए फ्री ऑडियो क्लिप आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और नए ऑडियो क्लिप्स भी आने वाले हैं, काफी सारे रिवीजन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑडिट में अब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप फास्टर क्लासेस ले सकते हैं, 50 आवर्स में ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर संजीवनी कोर्स ले सकते हैं, 25 आवर्स में ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। वॉइस क्लिप सुनते रहें, रिवीजन वीडियोस देखते रहें, टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहें, लॉ ऑडिट चैलेंज में पार्टिसिपेट करें, अपना मेंटल टेस्ट दें, and make sure करें कि you are going to become chartered accountants and you are going to rock and roll your examinations. All the very best. Love you all. Take care.